to the Stupid Genius. Again, we are in the drug, disease and mnemonic series, and today we are going to talk about metabolism. So हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे फार्माकोकाइनेटिक्स. ठीक है. So we were talking about the फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसमें हमने एब्जॉर्प्शन की बातें कर ली, डिस्ट्रीब्यूशन की बातें कर ली. नाउ इट्स टाइम फॉर द मेटाबॉलिज्म. ठीक है. So what is metabolism? It's basically a process by which the drug is going to get converted into more water soluble form. That is metabolism. Okay, so what is a metabolism? ये क्या है? It's basically the metabolism is a enzymatic process by which the body converts the lipid soluble form into more water soluble. अब इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ. ठीक है, चलिए. जस्ट टेक अ सिनेरियो ऑफ टू ड्रग्स. एक पोलर है, एक नॉन पोलर है. तो जो पोलर होगा ये वाला वो वाटर सॉल्युबल होगा, और जो ये नॉन पोलर है वो लिपिड सॉल्युबल होगा. सो वी हैव टू ड्रग्स. वी आर टेकिंग दिस एज अ इमेजिनेशन. ठीक है, हम एक बार इसको एज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो ड्रग्स है, एक पोलर है एक नॉन पोलर है, जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में सर्कुलेट हो रहा है. एंड ये ड्रग को हमें एक्सक्रीट करना है. तो कौन सा ड्रग इजीली एक्सक्रीट होगा मैं आपको समझाने वाला हूँ. सो दिस पोलर ड्रग एंड नॉन पोलर ड्रग बोथ आर गोइंग टू क्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि दोनों क्या होंगे, फिल्टरेट हो जाएंगे. तो क्या ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं? नहीं, इट बेसिकली गेटिंग फिल्टर्ड बिकॉज हमारे पास बाउमन्स कैप्सूल में फ़िल्टर होने के लिए क्या चाहिए, एक तो डायमीटर छोटा होना चाहिए एंड दूसरा क्या चाहिए हमारे पास, उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए. तो वो मॉलिक्यूल्स इजीली क्रॉस करते हैं. बट एक यहाँ पे और कैच है, क्योंकि हमारे पास फिल्ट्रेशन स्लिट होती है, यानी कि मतलब छेद होता है किसमें, हमारे ग्लोमेरुलस में. तो यहाँ पे क्या होती है, छोटे छोटे छेद होते हैं. तो जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, वहाँ से क्या होता है, चार्ज मॉलिक्यूल ईजिली चला जाता है. जो चार्ज नहीं है, यानी कि जो पोलर कंपाउंड है, इस पर क्या होगा, चार्ज है, तो वो तो छेद से आराम से चला जाएगा, राइट. और जो नॉन पोलर है, जिस पे कोई चार्ज नहीं है, वो इजीली डिफ्यूज़ हो जाता है. सो दिस बोथ कंपाउंड्स इज गोइंग टू बी गेट फिल्टर्ड इनटू द बाउमन्स कैप्सूल. क्यों? क्योंकि हमारे पास फिल्ट्रेशन स्लिट है. ठीक है, तो यहाँ पे तो नॉर्मल सी बात है. अब ये दोनों कंपाउंड्स लूप ऑफ हेनले में आ गए. अब फंक्शन क्या है कि जिस पे चार्ज है वो तो मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई छेद नहीं है. यहाँ पे कोई छेद है क्या? यहाँ पे कोई छेद नहीं है. तो जिस पे चार्ज है वो कंपाउंड मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाएगा, यानी कि वो कंपाउंड लूप ऑफ हेनले के अंदर ही रहेगा एंड इट इज़ गोइंग टू गेट इनटू यूरिन, यानी कि वो यूरिन में लॉस हो जाएगा. अब सुनो, जिस पे कोई चार्ज नहीं है, यानी कि वो क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड है, वो तो ईजिली रीअब्जॉर्ब हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है, और लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स ईजिली क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देते हैं. सो अब ध्यान से देखो, अगर तुम्हारे बॉडी में दो टाइप के ड्रग्स हैं, एक है पोलर ड्रग और दूसरा नॉन पोलर ड्रग, तो इसमें से ईजिली कौन सा सेक्रेट होता है, हमारे यूरिन में कौन बाहर निकलेगा? बेसिकली यस, नॉन पोलर ड्रग क्या होंगे, वो ईजिली बॉडी से बाहर नहीं जा पाएंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ से तो वो फिल्टर हो गया, और नॉन पोलर इस पर कोई तो चार्ज नहीं है, तो ये वापस सर्कुलेशन में वापस आ जाएगा. तो दिस मॉलिक्यूल्स इज नॉट गोइंग टू गेट आउट फ्रॉम द बॉडी. पर कौन सा बाहर जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि वो यहाँ से तो निकल गया, क्योंकि यहाँ पे फिल्ट्रेशन स्लिट थी, तो आराम से छेद से निकल गया. अब क्योंकि ये पोलर है, तो यहाँ से रीएब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, यानी कि इट इज़ गोइंग टू लॉस इनटू द यूरिन. तो सपोज अगर आपको किसी ड्रग को अपने सिस्टम से निकालना है, तो उसको आपको क्या बनाना पड़ेगा, पोलर बनाना पड़ेगा या नॉन पोलर बनाना पड़ेगा? यस, वी हैव टू मेक दैट ड्रग इनटू अ पोलर फॉर्म, ताकि वो इजीली हमारे सर्कुलेशन से बाहर निकल जाए इन द यूरिन. ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म यही करता है. मेटाबॉलिज्म इज बेसिकली व्हाट इज डूइंग, कि इट इज़ अ एंजाइमेटिक प्रोसेस, मतलब ये किसी एंजाइम से की मदद से होता है. इट बेसिकली कन्वर्टिंग द लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड इनटू द वाटर सॉल्युबल मेटाबोलाइट्स, यानी कि जो लिपिड पहले सॉल्युबल थी उसको हम क्या करेंगे, वाटर सॉल्युबल बनाएंगे, ताकि वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए. ठीक है, दिस प्रोसेस is necessary because the highly lipid soluble substance would have otherwise passively reabsorbed. अभी समझाया ना मैंने आपको कि अगर जो हाईली लिपिड सॉल्युबल है वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएगी, पर जो वाटर सॉल्युबल है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगी. ठीक है, द प्राइमरी साइट फॉर द मेटाबॉलिज्म इज लीवर, यानी कि जो प्राइमरी साइट है हमारी वो कहाँ पे होती है, मेटाबॉलिज्म लीवर में होती है. और भी जगह है जैसे कि इंटेस्टाइन, किडनी एंड लंग्स. ठीक है, सो देयर आर 4 आउटकम्स विच आर पॉसिबल इन केस ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग. कौन कौन से 4 आउटकम्स है, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर कोई आपने दवाई खाई तो अगर आपके सर्कुलेशन में गया तो वो लीवर में जाएगा. अब लीवर उसके साथ 4 चीज़ें कर सकता है, 4 टाइप की मेटाबॉलिज्म कर सकता है. ठीक है, वो कौन कौन से हो सकती है? पहली, आपने कोई दवाई खाई और वो इनएक्टिव थी, तो हमने उसको क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया.
यानी कि दवाई खाई, वो इनएक्टिव थी, हमने उसको क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया लीवर में। दूसरी, कोई आपने दवाई खाई, वो पहले से एक्टिव थी, हमने उसको इनएक्टिव कर दिया, यानी कि एक बार हम क्या कर रहे हैं, एक्टिवेशन ऑफ द ड्रग, दूसरी बार क्या कर रहे हैं, इनएक्टिवेशन ऑफ द ड्रग, राइट। और सपोज कोई आपने दवाई खाई जो पहले से एक्टिव थी, उसको अगेन मेटाबोलाइज करके अगेन एक्टिव फॉर्म में ही रखा, यानी कि एक्टिव फॉर्म ऑफ द दवाई इज बीन कन्वर्टेड इनटू द अनदर एक्टिव फॉर्म ऑफ द दवाई, यानी कि एक एक्टिव फॉर्म दूसरी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। और चौथा पॉसिबिलिटी क्या है, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड था जो कि टॉक्सिक नहीं था, उसको हमने क्या कर दिया, टॉक्सिक कंपाउंड बना दिया। इसी सब को बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा भी था हमने कि व्हाट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिकली कन्वर्टिंग द वन कंपाउंड इनटू अनदर कंपाउंड, इट कैन बी टॉक्सिक, इट कैन बी नॉट टॉक्सिक, ठीक है। चलो ना, तो मैं आपको 4 आउटकम्स बता रहा था। पहला आउटकम क्या है, कोई आपने दवाई खाई, ठीक है, वो क्या था, एक्टिव था, यानी कि वो दवाई आपने खाई, आपकी बॉडी में काम हुआ, वो लीवर में गया, उसको हमने क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। द मोस्ट ऑफ द केस में यही होता है कि दवाई पहले से एक्टिव होती है, हमने उसको खाया और हमने उसको लीवर में इनएक्टिव कर दिया। दूसरा केस क्या है, आपने दवाई खाई, वो पहले से इनएक्टिव थी, आपके लीवर में गया और एक्टिव हो गया, तो उसको बोलते हैं प्रो ड्रग। किसको बोलते हैं, प्रो ड्रग। अगर कोई दवाई है जो इनएक्टिव है और आपका लीवर उसको क्या कर रहा है, एक्टिव कर रहा है, उस दवाई को क्या बोलते हैं, प्रो ड्रग। सो द प्रो ड्रग इज द ड्रग विच इज़ इनएक्टिव एंड वंस गेट इनसाइड द सर्कुलेशन इट इज़ एक्टिवेटेड बाय द लीवर, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन। उसका एग्जाम्पल क्या है, तो ये देखो, और भी सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने कॉर्नर में लिख दिया है, ये देखो एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रो ड्रग। मैं बस आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्रो ड्रग क्या होते हैं। एग्जाम्पल टेक लीवोडोपा। लीवोडोपा क्या होता है, नॉर्मली हमारे जब पार्किंसन का पेशेंट आया, पार्किंसंस, उसमें क्या होता है, डोपामिन की कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में, मतलब ब्रेन में कम हो जाती है। तो अगर हम डायरेक्ट डोपामिन देते हैं तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए हम क्या देते हैं, उसको लीवोडोपा देते हैं। तो लीवोडोपा इसलिए ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा एंड ब्रेन में जाने के बाद लीवोडोपा से डोपामिन बन जाता है और पार्किंसन का पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द केस जिसमें हम प्रो ड्रग से क्या बना रहे हैं, एक्टिव फॉर्म ऑफ द ड्रग बना रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एक्टिवेशन, ठीक है। चलो और प्रो ड्रग्स के एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको। सो दीज आर द प्रो ड्रग्स। तो इसमें क्या है कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द दवाई थी, मेटाबॉलिज्म से क्या हो गई, एक्टिव हो गई। तो कौन कौन से वो दवाई है जो ऐसे काम करते हैं, तो ऑल द एस इनिबिटर्स। ये एस क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स। सो जितने हमारी, आपको पता है कि जब भी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है ना, रास सिस्टम, उसमें रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो हमारे लंग्स में एक एंजाइम होता है कॉल्ड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो वो एंजाइम क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करते हैं, राइट, ठीक है। एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो अगर हम उस एंजाइम को इनिबिट कर दें तो क्या होगा, हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम इनिबिट हो जाएगा। तो हमारे पास कोई पेशेंट, जैसे सपोज हाइपरटेंशन का पेशेंट है या फिर फ्लूइड ओवरलोड का पेशेंट है, उस पेशेंट में हम क्या देते हैं, ये एस इनिबिटर्स देते हैं और उनका नाम होता है कैप्टोप्रिल, लेसिनोप्रिल, ऐसे नाम होते हैं। तो उन सारे प्रिल ड्रग में से सारे क्या होते हैं, प्रो ड्रग होते हैं, एक्सेप्ट लिसिनोप्रिल एंड कैप्टोप्रिल। मैंने कैसे याद किया है कि ऑल द एस इनिबिटर्स आर प्रो ड्रग एक्सेप्ट कैपिटल एंड लीसा। सो लीसा जो कि एक लड़की है, वो कैपिटल में रहती है, ये दोनों क्या है, ऑलरेडी एक्टिव फॉर्म में, बाकी सब क्या है, इनएक्टिव फॉर्म। तो कौन कौन से एक्टिव फॉर्म में है, लीसा एंड द कैपिटल, दिस 2 टर्म्स आर इन द एक्टिव फॉर्म, बाकी सब क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। ये आपको हाइपरटेंशन वाला चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। चलो, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स। बेसिकली जब अल्सर का केस आता है, व्हेन यू हैव अल्सर इन द स्टमक और डिओडिनम, उस केस में हम पेशेंट को प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स देते हैं, ठीक है। उनका नाम होता है पेंटोप्राजोल, रबिप्राजोल। तो ये जो ड्रग है ना, प्राजोल वाले ड्रग्स, बेसिकली उनके नाम के लास्ट में प्राजोल आता है। जैसे देखो इन ड्रग्स के नाम के लास्ट में क्या आ रहा है, प्रिल आता है, जैसे कि कैप्टोप्रिल, लेसिनोप्रिल, राइट। तो वैसे ही हमारे पास प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स होते हैं जिनके लास्ट में क्या आता है, प्राजोल आता है, जैसे कि राबिप्राजोल, डेसराबिप्राजोल, है ना, पेंटोप्राजोल तो सुना ही होगा। तो उस केस में हम पेशेंट को ये प्रोटॉन पंप इनिबिटर देते हैं अल्सर के केस में। ये प्रेडनिसोन है, दिस इज ऑल्सो अ इनएक्टिव फॉर्म, और ये एक्टिव होने के बाद बनता है प्रेडनिसोलोन। ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, यानी कि एक स्टेरॉइड है, ठीक है। मिथाइल डोपा, ये एक ड्रग है जो हम बेसिकली देते हैं फीमेल्स को, जो कि हाइपरटेंसिव फीमेल होती है। जैसे प्रेगनेंसी में नॉर्मली क्या होता है, फीमेल को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको बोलते हैं प्री एक्लेम्शिया। उस केस में हम ये मिथाइल डोपा देते हैं, राइट।
ये डिपिवेप्रिन ये एक एंटी ग्लोकोमा ड्रग है, मतलब ग्लोकोमा के पेशेंट पे हम देते हैं, आई ड्रॉप में आती है। मिनॉक्सिडिल अगेन ये गंजों के लिए होता है, जिनके सर पे बाल नहीं होता हम उनको देते हैं। एंड ऑल्सो दिस इज ऑल्सो गिवन टू द पेशेंट हु हैव हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये बेसिकली द आर्टरी डायलेटर है। ये मर्कैप्टोप्रिल्स दिस इज ऑल्सो अ प्रोड्रग, ये भी एक्टिव होता है दूसरे फॉर्म में, तो इसको हम देते हैं अर्थराइटिस के पेशेंट को। एंड इट इज ऑल्सो गिवन एज एंटी मेटाबोलाइट इन केस ऑफ द कैंसर, ठीक है। ये क्लोपिडोग्राल ये एंटी कोगुलेंट है, ठीक है, जो हम हाइपर कोगुलेटिव स्टेट में देते हैं पेशेंट को, ठीक है। सल्फासेलाजिन अगेन पेट में अल्सर वगैरह हो गया या फिर जैसे कि क्या बोलते हैं उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, उस पेशेंट में देते हैं। सो बेसिकली अभी आपको ये सब नहीं याद करना कि कौन सी दवाई किस पेशेंट में देते हैं। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दीज आर द ड्रग्स विच आर इन द प्रो फॉर्म, यानी कि वो क्या है, प्रो ड्रग है। तो ये क्या है, प्रो ड्रग है और ये एक्टिव होते हैं, ठीक है, जब ये मेटाबोलाइज होंगे लिवर में जाके। तो कौन कौन से ड्रग है आपको ये याद करना है। कैसे याद करोगे, ऑल द एस इनहिबिटर्स एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल डोपा, है ना, 6 मर्कैप्टोप्यूरिन्स, क्लोपिडोग्राल एंड सल्फासेलाजिन, ठीक है। चलो दीज आर द ड्रग्स विच आर कॉल्ड प्रो ड्रग्स। नाउ व्हाट इज द थर्ड आउटकम, द थर्ड आउटकम इज आपने सपोज कोई दवाई खाई, वो पहले से एक्टिव थी, उसका मेटाबॉलिज्म हुआ और वो फिर से एक्टिव फॉर्म में ही बन गया। क्या बोल रहे हो सर, सपोज ये कोई दवाई है, ये पहले एक्टिव फॉर्म में था, आपने उसको खाया, वो लीवर में गया, कहाँ गया, वो लीवर में गया, और जब वो मेटाबोलाइज होकर आया तो अगेन इट इज़ स्टिल इन द एक्टिव फॉर्म, राइट। तो इसको बोलते हैं एक्टिव टू एक्टिव, ठीक है। एन एक्टिव ड्रग इज कन्वर्टेड टू अनदर एक्टिव मेटाबोलाइट्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, उसका एक्शन प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा एंड द ड्रग इफेक्ट विल बी मोर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, डायजेपाम। अगेन दिस डायजेपाम इज यूज्ड इन अ लॉट ऑफ द केसेस लाइक एंटी की कोई पेशेंट होता है जिसको एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, उस पेशेंट में दे सकते हैं। अगर किसी को नींद ज़्यादा नहीं आती, उस पेशेंट में दे सकते हैं, है ना। कोई पागल पेशेंट है ना, स्क्रिजोफ्रेनिया, उस पेशेंट में दे सकते हैं। तो दिस इज़ यूज इन लॉट ऑफ द केसेस। तो डायजेपाम जो होता है बेसिकली हम उसको जब देते हैं तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑक्साजेपाम, जो कि एक्टिव फॉर्म ऑफ द दवाई है। तो डायजेपाम पहले से ही एक्टिव फॉर्म था, वो कन्वर्ट हो गया दूसरा एक्टिव फॉर्म में, यानी कि मेटाबोलाइज होने के बाद भी एक्टिव फॉर्म इनएक्टिव नहीं हुआ, एक्टिव फॉर्म एक्टिव ही रहा, तो उसको बोलते हैं डायजेपाम इनटू ऑक्साजेपाम। तो ये एक एग्जांपल है। अगेन डायजेपाम हम बेसिकली देते हैं बच्चों में, जब अगर बच्चों को सीजर्स आते हैं ना, तो ये रेक्टल रूट की थ्रू देते हैं। मैंने शायद आपको सिखाया भी होगा, रूट ऑफ कौन सा फर्स्ट हमारा लेक्चर कौन सा था, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें मैंने रेक्टल रूट का जब एग्जांपल दिया होगा ना, तो शायद मैंने डायजेपाम के बारे में ही बोला होगा, क्योंकि दिस इज़ वेरी ऑफन गिवन इन द पेडियाट्रिक्स पेशेंट थ्रू द रेक्टल रूट, ठीक है। चलो द फोर्थ आउटकम इज फॉर्मेशन ऑफ द टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, यानी कि आपने कोई दवाई खाई, राइट, एक्टिव फॉर्म में, और वो क्या हो गया, मेटाबोलाइज होने के बाद यानी कि लीवर में जाने के बाद वो कैसे निकला, एक टॉक्सिक कंपाउंड बन के निकला, ठीक है। इसका एग्जांपल हम पैरासीटामोल लेंगे। सो दिस इज़ द पैरासीटामोल जो आपने खाई। सो बेसिकली इट गोज इनटू योर लीवर एंड लीवर में जाने के बाद ये NAPQI बनाता है। सो NAPQI का मतलब होता है एनेसिटाइल पैरा अमीनो बेंजोक्यूनोन। सो दिस इज़ द कंपाउंड जो कि हेपेटोटॉक्सिक होता है। बेसिकली ये इसका मेटाबॉलिज्म नहीं है, मतलब ये इसका कंप्लीट मेटाबॉलिज्म नहीं है। जब हम आपको पढ़ाएंगे ना NSAID वाला चैप्टर, उसमें हम आपको सिखाएंगे कि पैरासीटामोल लीवर में जाने के बाद कैसे ये NAPQI बनाता है, एंड दिस NAPQI इज बेसिकली गोइंग टू अटैच टू द सल्फाइड्रल ग्रुप ऑफ द केराटिन प्रोटीन्स। तो केराटिन हमारे पास हेयर में होते हैं, स्किन में होते हैं, तो वो बेसिकली उनको प्रॉब्लम करता है। और हमारे पास ग्लूटाथाइन होता है, तो ग्लूटाथाइन को क्या करता है, काउंटर बैलेंस करता है। तो जिन पेशेंट में लीवर खराब होता है ना, उसमें ग्लूटाथाइन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो ये NAPQI क्या करता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड स्किन एंड हेयर टॉक्सिसिटी करता है। तो उस केस में हम पैरासीटामोल नहीं देते। एंड पैरासीटामोल की एक ही कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मतलब एक ही टाइप के पेशेंट में हम पैरासीटामोल नहीं देते। कौन से पेशेंट में, जिनकी लीवर खराब है, तो जिनका लीवर खराब है उनमें हम पैरासीटामोल नहीं देते। बाकी पैरासीटामोल इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट ड्रग। क्यों, क्योंकि इसकी जो टॉक्सिसिटी है ना वो 7.5 to 10 ग्राम के आसपास आता है, और आप खाते कितना हो, 500 mg। आप कितना खाते हो, 500 mg। अभी किसी के पास अगर पैरासीटामोल का पत्ता होगा तो देखो वहाँ पे लिखा होगा पैरासीटामोल 500 mg, या फिर डोलो 650, या फिर पैरासीटामोल पैरासिप 650 लिखा होगा। तो 650 mg है, यानी कि आप 500 mg के आसपास खा रहे हो, और जो टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन है ना वो 10 ग्राम के आसपास है, यानी कि इसका 10 टाइम्स के आसपास है ना, 10 टाइम्स से भी ज़्यादा, 20 टाइम्स के आसपास। यानी कि आप पूरा पत्ता खा लो तो भी आपको कुछ नहीं होने वाला। अब खा मत लेना इसका मतलब, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज़
द 4 आउटकम्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म। कौन कौन से? पहले दवाई खाई, वो पहले से एक्टिव थी, उसको इनएक्टिव कर दिया। फिर कोई और दवाई खाई जो पहले से एक्टिव थी, उसको क्या किया? अगेन एक्टिव थी, एक्टिव फॉर्म में ही रहने दिया। अगेन कोई और दवाई है प्रोड्रग, उसको खाया, लिवर में गया, वो क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। चौथा केस क्या है? कोई दवाई है, खाया, वो मेटाबोलाइट क्या उसका बन गया? टॉक्सिक फॉर्म में बन गया। तो दीज आर द 4 आउटकम्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है। सो फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस फेजेस इन द फर्स्ट ईयर, दैट इज फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में क्या होता है? बेसिकली फंक्शनलाइजेशन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं हमारे ड्रग के साथ। तो क्या है ये फेज 1? फेज 1 इज द प्रोसेस बाय विच द फंक्शनल ग्रुप इज एडेड। फंक्शनल ग्रुप इज एडेड टू द ड्रग। फंक्शनल ग्रुप इज एडेड टू द ड्रग। उसकी वजह से क्या होता है? द ड्रग विल बिकम स्लाइटली पोलर। और स्लाइटली पोलर हम क्यों करते हैं? अभी मैंने आपको ऊपर समझाया। जब हम ड्रग को पोलर कर देंगे तो वो ईजिली हमारे सिस्टम से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म का एम ही क्या है? देखो ना, मेटाबॉलिज्म द मेन एम इज टू मेक द ड्रग वाटर सॉल्युबल, ताकि वो हमारे बॉडी से निकल जाए। ठीक है, चलो तो फर्स्ट फेज में क्या होता है? इट इज जस्ट अ प्रोसेस बाय विच अ फंक्शनल ग्रुप इज एडेड टू द ड्रग, जिसकी वजह से क्या होता है? ड्रग में पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, यानी कि ड्रग वाटर सॉल्युबल बन जाता है। और ये प्रोसेस कैरिड आउट होता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल साइटोक्रोम P450, यानी कि CYP450 एंजाइम सिस्टम। और ये कोई इकलौता एंजाइम नहीं है, दिस इज द ग्रुप ऑफ द एंजाइम्स, जिसमें बहुत सारे वेरिएंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, चलो तो बेसिकली फेज़ 1 का एग्जांपल क्या क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि फेज़ 1 में होता क्या क्या है, तो दीज आर द रिएक्शंस। ये ऑक्सीडेशन हो सकता है, इट कैन बी रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, डीएमिनेशन, एमिनेशन, है ना, कुछ भी हो सकता है। सो बेसिकली दीज आर द रिएक्शंस जो कि फेज़ 1 में होता है। और इनको कराता कौन है? तो इनको कराता है CYP450 सिस्टम्स। ठीक है, अब CYP450 सिस्टम्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, तो मैं आपको थोड़ी देर में ये समझाऊंगा। पहले फेज़ 2 के बारे में समझ जाते हैं। अच्छा, फेज़ 1 के बाद ड्रग मूव करता है फेज़ 2 में। तो फेज़ 2 में क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अ कॉन्जुगेशन रिएक्शन। तो कॉन्जुगेशन किससे होगा? हम एक कोई कंपाउंड उसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे टू मेक इट मोर वाटर सॉल्युबल बेसिकली, राइट। तो कॉन्जुगेशन रिएक्शन में सबसे मेन वाला कौन सा है? ग्लूकोरोनाइडेशन। ठीक है, इसमें हम जैसे UGT जो है ना, उसमें से एक हम ये ग्लूकोरोनाइल आके उस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, राइट। और भी एग्जांपल्स है, सल्फोनेशन, है ना, सल्फेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन। तो बहुत सारे रिएक्शंस है, अप्रॉक्सीमेटली 7 रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ना, 7 रिएक्शंस हमें करने हैं। तो दीज आर द फेज़ 2 रिएक्शन। तो फेज़ 1 में क्या था? बेसिकली हम उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड कर रहे थे, यानी कि एक्सपोज कर रहे थे उसका फंक्शनल ग्रुप बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। एक्सपोज का मतलब क्या है? एक कंपाउंड है, हमने उसमें ऑक्सीडेशन कर दिया, फिर रिडक्शन कर दिया, उसकी वजह से कोई उसका फंक्शनल ग्रुप एक्सपोज हो गया, राइट, यानी कि उसके ऊपर पोलैरिटी डेवलप हो गई। अब पोलैरिटी डेवलप होने के बाद इट इज़ ईजी फॉर द फेज़ 2 रिएक्शन टू हैपेंस। फर्स्ट फेज़ क्यों हुआ? क्योंकि इट मेक्स द ड्रग ईजियर फॉर द सेकेंड फेज़। ठीक है, उसके बाद से वो सेकेंड फेज़ में जाएगा और जो फंक्शनल ग्रुप एक्टिवेट हुआ था उस पर हम कोई एक कंपाउंड लाके जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंजुगेशन रिएक्शन। अब इस कंजुगेशन रिएक्शन में हम क्या क्या जोड़ सकते हैं? सो वी कैन ऐड acetyl group, we can add methyl group, we can add sulfate group, we can also add sulfide group। ठीक है, कोई भी ग्रुप एक आके उस पर हम लगा देंगे, उसको बोलते हैं कंजुगेशन रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द कंजुगेशन रिएक्शन कौन सा है? ग्लूकोरोनाइडेशन। आपको पता है ना, यूजी, मैंने आपको ये फर्स्ट ईयर में सिखाया भी है मेटाबॉलिज्म में, तो वहाँ से भी अगर आपने देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि UGT जो कंपाउंड है वो बेसिकली ट्रांसफर करता है अपना एटम टू मेक द कंपाउंड मोर सॉल्युबल। चलो ठीक है। अच्छा, आउटकम क्या होगा इस फेज़ 2 का? द रिजल्ट इज द मेटाबोलाइट इज नियरली ऑलवेज फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव और नॉन टॉक्सिक, रेडी फॉर एलिमिनेशन। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं कि जब फेज़ 2 कंप्लीट होगा तो कोई भी ड्रग या तो वो कम्प्लीटली इनएक्टिव हो जाएगा या फिर वो कम्प्लीटली नॉन टॉक्सिक फॉर्म में आ जाएगा। अगर वो दोनों भी नहीं होते तो एटलीस्ट इट विल बी सॉल्युबल सच दैट इट इज़ रेडी फॉर द एलिमिनेशन। ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ ड्रग क्या लिखा है मैंने, देखो हमारे पास मेटाबॉलिज्म जब होती है तो मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म किससे होता है? ग्लूकोरोनाइडेशन से होता है, यानी कि UGT से होता है। ठीक है, पर हमारे पास कुछ ऐसे भी ड्रग्स हैं जो कि एसिटाइलेशन से क्या होते हैं? मेटाबोलाइज होते हैं, मतलब फेज़ 2 रिएक्शंस में।
एसिटाइलेशन से होते हैं, और भी मिथाइलेशन से होने वाले बहुत सारे। बट मेन जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना वाइवा में, वो यही पूछा जाता है, व्हाट आर द शिप ड्रग्स। सो दिस शिप ड्रग्स आर बेसिकली नथिंग, ये क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है इन 4 ड्रग्स के लिए, क्योंकि ये 4 ड्रग्स किससे मेटाबोलाइज होते हैं, बाय द हेल्प ऑफ एसिटाइलेशन। तो जब भी आपसे सवाल पूछा जाता है तो आपसे पूछा जाता है कि विच आर द ड्रग्स विच आर मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइलेशन, तो आपको नाम क्या बोलना है, द ड्रग्स लाइक सल्फोनामाइड्स, हाइड्रोलाजिन, आइसोनाइजाइड्स एंड प्रोकेनामाइड्स, दीज आर द 4 ड्रग्स विच आर, डैप्सोन्स वगैरह भी होते हैं। सो दीज आर द 4-5 ड्रग्स विच आर बेसिकली मेटाबोलाइज्ड बाय द हेल्प ऑफ एसिटाइलेशन। अगेन आपको ये नाम नहीं याद हो पाएगा अभी, क्यों, क्योंकि ये बहुत अजीबोगरीब नाम है एंड दीज नेम्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ द मगिंग। तो बाय द टाइम जब आप सिस्टमिक चैप्टर्स में मूव करोगे आपको धीरे धीरे ये सब याद होने लगेगा। पर फिलहाल क्या याद कर लो, आइसोनाइजाइड याद कर लो। क्यों, क्योंकि ये टीबी वाला ड्रग है और ये आपसे बहुत पूछते हैं, ठीक है। ये एंटीबैक्टीरियल है, ये हम हाइपरटेंशन के पेशेंट में यूज़ करते हैं, और ये एक एंटी एंजाइना ड्रग है, ठीक है। चलो सो दीज आर द क्या बोलते हैं इसको, शिप ड्रग्स। ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको समझ नहीं आने वाला। तो जब आप एंटीबायोटिक्स वाला चैप्टर पढ़ लोगे 6 से 8 महीने के बाद, तब जाके ये आपको समझ आएगा, तभी ये पढ़ना। और मैं जब एंटीबायोटिक्स पढ़ाऊंगा ना तो उसमें मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, नोमेनक्लेचर ऑफ द CYP एंजाइम्स, जो हमने बात की ना फेज़ 1 के बारे में। सो व्हाट इज़ दिस फेज़ 1, जिसमें मेन एंजाइम कौन सा होता है, मेन एंजाइम्स होता है CYP 450 एंजाइम सिस्टम, और यहाँ पे मेन एंजाइम कौन सा है, UGT एंजाइम, ठीक है। चलो, तो इनका नोमेनक्लेचर कैसा है, ये CYP का मतलब क्या है, ये CYP है ना, 450 में क्या क्या आता है, CYP 450 में, ये तो एक सिस्टम हो गया। सिस्टम के अंदर कौन कौन से आते हैं, बहुत सारे आते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2D6 लिखा है, 3A4 लिखा होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो जस्ट एन एग्जाम्पल, CYP 2D6 का मतलब क्या है, तो CYP इसका मतलब है हीम कंटेनिंग एंजाइम, ठीक है। 2 का मतलब बेसिकली इट इज़ अ फैमिली, डिनोटिंग द फैमिली, D का मतलब इट इज़ सब फैमिली, एंड 6 का मतलब आइसो एंजाइम्स, ठीक है। चलो, सो वी हैव अंडरस्टूड दिस कि इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया है। इसका मतलब बेसिकली कि ये हीम कंटेनिंग कंपाउंड है, ये है फैमिली, ये है सब फैमिली, और ये आइसोटाइप, ठीक है। हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें 4-5 चीज़ें पढ़नी है, बेसिकली 5, ठीक है। चलिए, सो फर्स्ट एंजाइम CYP 3A4। अच्छा, आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाली लाइन पढ़ो ज़रा। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका CYP एंजाइम्स का, हमारे पास CYP 3A4 है, हमारे पास CYP 2D6 है, हमारे पास CYP 2C9 है। तो ये जो एंजाइम्स है ना, ये क्या करते हैं, 90% ऑफ द ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं। तो पहली बात तो आपको इन तीनों का नाम याद करना है, प्लस 2 से 3 एक और 3 और बताऊंगा मैं आपको, वो भी याद कर लेना। तो ये सारे एंजाइम्स क्या करते हैं, 90% ऑफ द ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं, ठीक है। और हमसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि CYP 2D6 से कौन मेटाबोलाइज होता है, या फिर हो सकता है आपको कहेंगे कि बीटा ब्लॉकर जो है हमारे पास, जैसे प्रोपेनोलॉल, उसको कौन सा एंजाइम मेटाबोलाइज करता है। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि बीटा ब्लॉकर्स क्या है, अगर आपको पता ही नहीं कि CYP एंजाइम्स क्या है, तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ड्रग्स, ठीक है, जो कि हम सिस्टमिक चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि CYP सिस्टम क्या है। तो अभी हम 5 चीज़ें याद करेंगे, जिसमें से CYP 3A4, CYP 2D6, CYP 2C9 एंड ऑल्सो CYP 2C90, CYP 1A1 के बारे में सिखाऊंगा अभी मैं, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट हम लेंगे CYP 3A4। सो दिस इज द CYP 3A4। अब ध्यान से इसका नाम देखना, पहले लिखा है 3, फिर A, फिर 4। अब सुनो, इसका निमोनिक क्या है, CT स्कैन। अच्छा, CT स्कैन से कैसे याद करोगे, मुझे 3A4 ही बोलना है। तो CT स्कैन का जो पेपर आता है ना, जो रिजल्ट आता है CT स्कैन का, वो A3 पेपर पे आता है। किस पे आता है सर, A3 पे आता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद करो, A3, ठीक है, लास्ट में 4 लगाना है। सो A3 4, ठीक है, समझ गए ना कैसे समझना है। CT स्कैन का जो रिजल्ट आता है वो A3 पेपर पे आता है। A3 पेपर मतलब बड़ा वाला पेपर, जो अभी हम प्रिंटिंग पेपर इस्तेमाल करते हैं ना नॉर्मल, जिससे हमारी नोटबुक्स होती है, वो A4 होता है। तो A3 पेपर्स पे क्या आते हैं, CT स्कैन के रिजल्ट आते हैं। तो ये CT स्कैन क्या है, ये बेसिकली द ड्रग के नाम के शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं। तो C से क्या है, साइक्लोस्पोरिन, T से क्या है, टैक्रोलिमस, ये दोनों एंटी कैंसरस ड्रग है। S से क्या होगा, स्टैटिन, ये एंटी लिपिड ड्रग है, यानी कि किसी को अगर लिपिड ज़्यादा है तो हम ये स्टैटिन्स देते हैं, ठीक है। C से क्या है, कैट ड्रग्स,
कैट ड्रग कौन कौन से हैं? सिसाप्राइड, एस्टिमेजोल्स एंड टर्फेनाडिन। अगेन दीज आर द बैन ड्रग्स, ये हम यूज़ नहीं करते, बट दीज आर आस्क्ड इन द एग्जाम्स। और ये तो वाइपा में पूछते हैं टर्फेनाडिन के बारे में कि टर्फेनाडिन एक्चुअली बैन क्यों हुआ था। तो बेसिकली क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करता है, इसलिए मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि कैट ड्रग्स करते क्या है। बेसिकली ये तीनों कैट ड्रग्स दे कॉज द क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, ठीक है। वो कैसे करते बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। तो सी से क्या है? कैट ड्रग्स ना। ए से क्या है? एम्योडेरॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसके बारे में तो हमें डिटेल में पढ़ना है। ये एंटी एंजाइनल ड्रग है, यानी कि जब भी कोई पेशेंट को एंजाइना होता है तो उस केस में हम देते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग, ठीक है ना। ये एन से क्या है? नाविर। नाविर का मतलब जो VIR लिखा है ना, ये वायरल है, तो एंटी वायरल ड्रग, ठीक है। एंटी वायरल ड्रग्स को हम लास्ट में नाविर लगाते हैं। तो बेसिकली एड्स वाले जो पेशेंट होते हैं ना, उनमें हम ये नाविर वाले ड्रग देते हैं। और यहाँ ये सब लास्ट चैप्टर है, और यहाँ तक आते आते तो बच्चे पढ़ना ही बंद कर देते हैं, ठीक है। तो नाविर किसी को पता ही नहीं होता। चलो, तो दीज आर द ड्रग्स विच आर मेटाबोलाइज बाई द CYP3A4, ठीक है। अच्छा, अगर ये मैंने नाविर लिखा है ना, इसका मतलब ये कोई ड्रग नहीं है। एक्चुअली ये वो ड्रग्स की कॉम्बिनेशन है जिसके पीछे नाविर लगता है, ठीक है। मतलब वो सारे ड्रग्स के नाम जिसके पीछे नाविर लगता है वो मेटाबोलाइज होगा CYP3A4 से, ठीक है। और ये सारे ड्रग्स है जो आपको याद करना है, ठीक है। याद करोगे 2-4 बार याद हो जाएगा ना। सेकेंड एंजाइम दैट इज CYP2D6। अच्छा, 2D6, अब देखो 2 का मतलब क्या होता है? B। कौन सा लेटर आता है अल्फ़ाबेट में? B। सो 2D है ना। तो पहले 2, तो 2 का मतलब क्या है? B। तो B होता है बीटा। सो बीटा ब्लॉकर्स, ऑल द बीटा ब्लॉकर्स लाइक प्रोपेनॉल, एस्मोलॉल, एटिनोलॉल, ठीक है। बहुत सारे होते हैं हमारे पास, लगभग 16 से 17 बीटा ब्लॉकर्स है, हो सकता है 20 भी हो। मैं खुद बहुत ज़्यादा सिखाने वाला हूँ आपको। सो ऑल द बीटा ब्लॉकर्स दे आर बेसिकली मेटाबोलाइज बाई द हेल्प ऑफ CYP2D6 एंजाइम। तो जब हम बीटा ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा। अगर मैं आपसे पूछूं उस वक्त कि बीटा ब्लॉकर्स आर मेटाबोलाइज बाई विच एंजाइम, तो आप क्या बोलोगे? 2D6, CYP2D6 ना। डी से दिमाग याद कर लो या फिर डिप्रेशन। डी से क्या याद रखोगे? दिमाग या फिर डिप्रेशन। तो ऑल दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द डिप्रेशन, जस्ट लाइक SNRI, SSRI, ये क्या है ये बाद में सिखाएंगे आपको, ठीक है। अरे वो बेसिकली सिलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स ऐसा नाम होता है, जैसे कि है ना सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो ये सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं बेसिकली। तो दिस ड्रग्स, दिस आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ द ड्रग, जो कि हम एक्चुअली ये क्लास है ड्रग की जो कि हम डिप्रेशन में यूज़ करते हैं। तो हम इनका नाम नहीं लेते, हम बेसिकली बोलते हैं SNRI दे दो, SSRI दे दो, और कौन सा देना है वो डॉक्टर खुद डिसाइड करते हैं। तो SNRI, SSRI, दिस आर द ड्रग यूज इन डिप्रेशन। नाउ दिस इज ऑल्सो, जिसको बोलते हैं TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ड्रग, ठीक है। इनको बोलते हैं TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ड्रग। तो ये आजकल यूज़ नहीं होते क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। तो ऑल दोज ड्रग्स विच आर गिवन इन द डिप्रेशन दे आर मेटाबोलाइज बाय द 2D6 वाला एंजाइम। ना 6 का मतलब याद करो सेक्स, ठीक है। और सेक्स कैसे होता है? प्यार तो दिल से होता है ना। तो सारे एंटी एरिथमिक ड्रग्स, ओके, एंटी एरिथमिक ड्रग्स। अच्छा, एक्सेप्ट वन। अच्छा, शायद मैंने पीछे जब मैं ये एम्योडेरन बता रहा था ना आपको, ये वाली, सो दिस इज़ एक्चुअली नॉट द एंटी एंजाइनल। मैंने गलती से शायद एंटी एंजाइनल ड्रग बोल दिया, ये नहीं होता, इट इज़ एंटी एरिथमिक ड्रग। तो एरिथमिया के केस में हम ये एम्योडेरन देते हैं। एंजाइना वाला तो अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। इसमें तो हम बीटा ब्लॉकर्स वगैरह देते हैं, ये गलत है। एंटी एंजाइना वाला ये गलत है। सो दिस इज़ एंटी एरिथमिक ड्रग्स। सो यहाँ पे क्या लिखा है? 6 से क्या याद रखोगे? सेक्स। और सेक्स तो किससे होता है? दिल से होता है। तो दिल वाले ड्रग्स, दिल वाले कौन से? एंटी एरिथमिक वाले, यानी कि या तो हार्ट बीट ज़्यादा हो गई या फिर कम हो गई। कैसे? ब्रैडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, रिदम चेंज हो गया, है ना। और क्या है? रिदम में नहीं है, जो नॉर्मल रिदम है ना, जैसे ठक ठक ठक, वो उस रिदम में नहीं है। तो ऐसे याद करना है आपको, दिल वाला ड्रग, ठीक है, जिसकी वजह से दिल का रिदम चेंज हो गया, कौन सा? तो एंटी एरिथमिक ड्रग। एक्सेप्ट, सर एक्सेप्ट क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे एम्योडेरॉन नहीं आता, एम्योडेरॉन, क्योंकि एम्योडेरॉन कहाँ पे आता है? एम्योडेरॉन आता है CYP3A4, CYP3A4 में आता है, ठीक है। और ये कौन सा है? 2D6 वाला एंजाइम है। सो दिस इज द CYP2D6. All the anti-arrhythmic drugs are metabolized by the CYP2D6
एक्सेप्ट कौन सा, एम्योडेरॉन विच इज़ मेटाबोलाइज बाय द 3A4। ठीक है, चलो तो यहाँ तक तो याद करने वाला हो गया। अच्छा ये देख लो कि हमारे पास CYP2C9 होता है, 2C9, ठीक है, वो होता है वारफेरिन के लिए, एंड CYP1A1 ये होता है थियोफाइलिन के लिए। अच्छा, जो वारफेरिन है ना बेसिकली हम देते हैं उन पेशेंट में जिनमें कोगुलेशंस वगैरह जब बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो थियोफाइलिन है ना ये हम देते हैं पेशेंट में जो कि अस्थमा अटैक लेके आते हैं। किसी को अस्थमा है ना तो हो सकता है उसको अस्थमेटिक स्टेटस अस्थमेटिकस हो जाए, यानी कि इमरजेंसी केस ऑफ द अस्थमा, उस केस में हम पेशेंट को ये वाली ड्रग भी देते हैं। तो इससे ये किससे मेटाबोलाइज होता है, तो 1A1 से होता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और ये वाला वारफेरिन भी इंपॉर्टेंट है ना। एक चीज़ बहुत जो वाइवा में पूछते हैं आपसे कि जो क्लोपिडोग्रॉल है जो कि एक एंटी लिपिड ड्रग है, अगर हम किसी पेशेंट को क्लोपिडोग्रॉल देते हैं तो ये क्या है, एक प्रो ड्रग है। मैंने अभी आपको सिखाया प्रो ड्रग क्या होता है। प्रो ड्रग वो ड्रग होता है जो कि पहले इनएक्टिव होता है, मेटाबोलाइज होने के बाद क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो ये किससे एक्टिवेट होता है, ये CYP2C19 से होता है। सर ये तो जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, आपने यहाँ पे देखा था CYP2C9, तो देखो वारफेरिन में 2C9 होता है, ठीक है, क्लोपिडोग्रॉल में क्या होता है 2C19 होता है। याद कैसे रखोगे, देखो यहाँ पे CYP2C19, ठीक है, अरे गलत हो गया ना, CYP2C19। अब ध्यान से देखो तो C कैसे, C और CL, और ये कैसे दिख रहा है, P की तरह, राइट। तो ये दिख रहा है P की तरह, उल्टा P की तरह। तो अगर हम इसको CYP की तरह CYP2C19, तो यहाँ ये वाले लास्ट लिखो CLP, यानी कि ये क्लोपिडोग्रॉल जैसा कुछ दिख रहा है, तो ऐसे याद करना है। ये लेटर देख के याद करना है कि CLO जैसा कुछ दिख रहा है तो क्लोपिडोग्रॉल है, तो CYP2C19। तो क्लोपिडोग्रॉल CYP2C19 से मेटाबोलाइज होकर एक्टिवेट होता है। ठीक है, इतना तो हम समझ गए। पर क्या होता है, सपोज अगर कोई पेशेंट है जिसको आपने ये क्लोपिडोग्रॉल दवाई दी है, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए, अगर उस पेशेंट को आपने गलती से PPI दे दिया। PPI क्या है, प्रोटोन पंप इनिबिटर्स, प्राजोल वाला ड्रग्स, याद आ रहा है, मैंने बताया था पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल, रबिप्राजोल, है ना। तो अगर सपोज वो कोई दवाई आपने दे दी तो ये दवाई क्या करती है, इस एंजाइम को इनिबिट कर देगी, यानी कि इस एंजाइम को क्या कर देगा, इनिबिट कर देगा। अब सपोज ये एंजाइम्स क्या होगा, इनिबिट होने के बाद क्या ये क्लोपिडोग्रॉल एक्टिव हो पाएगा, क्या ये क्लोपिडोग्रॉल एक्टिव हो पाएगा, नहीं, ये क्लोपिडोग्रॉल एक्टिव नहीं हो पाएगा। यानी कि जो आपकी दवाई जो आपने खाने के लिए दी थी वो तो कभी एक्टिव ही नहीं हुई बॉडी में जाके, यानी कि वो इनएक्टिव फॉर्म में ही दवाई रह गई। यानी कि यहाँ पे जो आपको चाहिए था इफेक्ट, जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट चाहिए था दवाई का, वो नहीं आएगा। यानी कि दिस इज़ कॉल्ड अ थेरापेटिक फेलियर, यानी कि यहाँ पे आपका दवाई फेल कर जाएगा। तो वहाँ पे जो आपको चाहिए था थेरापेटिक इफेक्ट वो नहीं आने वाला। तो अगर जब भी आप कोई दवाई देते हो, जैसे क्लोपिडोग्रॉल दे रहे हो, तो उस केस में अगर PPI देना है तो कौन सा दोगे, या तो रबिप्राजोल दोगे या फिर पेंटाप्राजोल दोगे। दूसरा कोई प्राजोल दोगे तो क्या होगा, वो दवाई उसको इनिबिट कर देगी, ठीक है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे, यानी कि वो ये दवाई काम नहीं करेगी। और ये PPI में से सबसे मैक्सिमम कौन इनिबिट करता है इस CYP2C19 को, तो ओमिप्राजोल करता है। और बेसिकली ओमिप्राजोल तो देते भी नहीं आजकल, ठीक है, बेसिकली ज़्यादा कौन सा देते हैं, पेंटोप्राजोल एंड रबिप्राजोल ही देते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेफ ड्रग हैं। क्या है, दोनों सेफ है, ये ज़्यादा ड्रग इंटरेक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ पे यही लिखा है, ये वाली दवाई दोगे तो ये क्या कर देगा, इसको इनिबिट कर देगा। इट डिक्रीजेज द एंटीप्लेटिलेट इफेक्ट ऑफ द क्लोपिडोग्रॉल, यानी कि जो एंटीप्लेटिलेटिक इफेक्ट थी क्लोपिडोग्रॉल की वो अब नहीं आएगी और थेरेपेटिक फेलियर हो जाएगा और पेशेंट को कोगुलेशन होने लगी, ठीक है। तो ये दवाई जब दोनों साथ में देना तो ध्यान से देना, तो इसके साथ ये दोनों में से कोई देना, ये मत देना। चलो अब थोड़ा सा बाकी है। नाउ कमिंग टू द ड्रग इंटरेक्शन, जो कि ज़्यादा लॉजिकल है। अब सुनो, जब भी कोई दो दवाई देते हो तो उस दवाई में अब प्रॉब्लम क्या है, जो हमने इतनी कहानियाँ पढ़ी अजीब अजीब सी जो दवा। अच्छा सुनो, ये ना आपको नाम याद करना है, तो प्लीज़ ये नाम याद कर लेना है, इसका कोई और तरीका नहीं है, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि अगर सपोज़ आपने कोई दो दवाई दी, ठीक है, अगर दो दवाई दी तो जैसे कि अभी यही वाला एग्जाम्पल ले लो, ये दोनों आपने दवाई दी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि एक दवाई क्या कर रही है, दूसरी दवाई की मेटाबॉलिज्म को हैम्पर कर रही है, उसकी वजह से दूसरी दवाई पे क्या हो रहा है, इफेक्ट आ रहा है। सिमिलर केस में क्या होता है, जब भी हम कोई दो दवाइयाँ देते हैं तो वो दोनों दवाइयाँ एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है बाय द हेल्प ऑफ आइदर वो किसी एंजाइम को इनहिबिट कर देंगी या फिर किसी एंजाइम को
एक्टिवेट कर देगा। उसकी वजह से क्या होगा, उनके दोनों दवाइयों के बीच में एक क्या होगा, टकराव होगा, यानी कि इंट्रैक्शन होगा। उसकी वजह से किसी ना किसी दवाई में कोई ना कोई या तो साइड इफेक्ट आ जाएगी या फिर कोई थेरेपेटिक फेलियर आ जाएगा। तो ये अब हमें चीज़ समझनी है। और वो चीज़ समझने से पहले मैं अभी आपको एक कॉन्सेंट्रेशन का एक ग्राफ दिखाता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब कोई आपने दवाई दी ये वाली, ठीक है, ओरल फॉर्म में दिया, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप दवाई देते हो तो आपको मेज़र करना पड़ेगा कि किसी भी पेशेंट में हम कितना दवाई दें। आप कितनी भी नहीं दे सकते, जैसे कि पैरासीटामोल है, ठीक है, पैरासीटामोल की 500 mg की आप टैबलेट देते हो, ठीक है, 500 mg की टैबलेट देते हो, पर इसका मतलब ये थोड़ा कि 500 ग्राम्स की टैबलेट दे दो, है ना, आधा किलो दवाई खिला दो या फिर 1 ग्राम खिला दो, 2 ग्राम खिला दो, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमें उतना ही दवाई देना है जिसकी वजह से क्या हो, हमारा मिनिमम थेरेपेटिक कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाना चाहिए। यानी कि इससे, इस कॉन्सेंट्रेशन से हमें क्या करना है, ऊपर रखना है दवाई का कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में, ताकि हमें जो इफेक्ट चाहिए, जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट चाहिए वो आए, ठीक है। अच्छा, ये जो ग्राफ है ना, ये ऊपर की तरफ कॉन्सेंट्रेशन इन द प्लाज्मा है और इधर टाइम। क्यों? क्योंकि जब हम ओरल देते हैं तो बाय द टाइम हमारी बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है और धीरे धीरे एलिमिनेट होकर डिक्रीज होता है। तो मैंने ये आधी ग्राफ बनाई है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप कभी भी दवाई देते हो तो आप इतनी अमाउंट में दोगे कि उसका जो मिनिमम थेरेपेटिक कॉन्सेंट्रेशन है उससे दवाई क्या हो, ऊपर ही रहे। मिनिमम थेरेपेटिक कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या, प्लाज्मा में उतनी दवाई तो चाहिए जिससे आपका इफेक्ट आए बॉडी में। जैसे कि आपने बुखार लग गया और आपको क्या चाहिए, दवाई खानी है पैरासीटामोल, तो जब तक आप 500 mg नहीं खाओगे तब तक आपका बुखार नहीं उतरने वाला। अगर मैं बोलूँ कि आपने ये टैबलेट ली, उसको ऐसे तोड़ दिया है ना, उसके 5 टुकड़े कर दिए इक्वल, और आपने एक वाला टुकड़ा खा लिया, यानी कि आपने कितना खाया, 100 mg आपने पैरासीटामोल खाया, क्या उससे आपका बुखार ठीक होगा? क्या उससे आपका बुखार ठीक होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके प्लाज्मा में उसकी कॉन्सेंट्रेशन उतना पहुंचेगा ही नहीं। देखो, अगर 500 mg खाते तो यहाँ तक आता सपोज, ठीक है, ये रहा 500 mg, और 100 mg खाया तो यहीं तक आया, यानी कि इस ग्रीन वाली लाइन से वो क्या है, नीचे है। यानी कि मिनिमम थेरेपेटिक कॉन्सेंट्रेशन आपके प्लाज्मा में नहीं है वो इफेक्ट लाने के लिए जितना आपको चाहिए। इसलिए हमें दवाई को एक रेंज में देना होता है, ठीक है। तो यानी कि हमें इस कॉन्सेंट्रेशन से तो ऊपर ही देना है ना। अगेन, हमें कितना ज़्यादा देना है, तो आप वहीं तक दो जहाँ तक मैक्सिमम टॉलरेंस लेवल ऑफ पेशेंट में। मैक्सिमम टॉलरेंस लेवल का मतलब क्या, मैंने अभी आपको बताया, पैरासीटामोल का जो था ये पैरासीटामोल, इसकी टॉक्सिसिटी कब आती है, 7.5 ग्राम से लेके 10 ग्राम के आसपास। यानी कि आप 10 ग्राम तक पेशेंट को दे सकते हो, है ना। सपोज आपने 10 ग्राम तक पेशेंट को दे दिया, पर आप सपोज आपने 11 ग्राम दे दिया तो क्या होगा, तो टॉक्सिसिटी आ जाएगी। उस केस में लिवर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि पेशेंट कहाँ तक टॉलरेट कर सकता है किसी कॉन्सेंट्रेशन को, उसको बोलते हैं मैक्सिमम टॉलरेंस लेवल। तो 2 रेंजेस है, पहला मिनिमम थेरेपेटिक कॉन्सेंट्रेशन कितनी चाहिए प्लाज्मा में ताकि आपका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आए, दूसरा मैक्सिमम टॉलरेंस लेवल कितना है जिसके नीचे आपको टॉक्सिसिटी ना मिले, अगर उसके ऊपर गए तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है, समझा क्या। सो दिस इज द सिनेरियो, समझा। नाउ अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि चलो हम एग्जांपल लेते हैं कि एक वारफरिन का, हमने एक पेशेंट को, सपोज कोई पेशेंट है जिसको क्या हो रहा है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो रहा है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी जिसको बोलते हैं। ये क्या होता है, बेसिकली पैरों में क्लॉटिंग होने लगती है, या फिर सपोज कोई पेशेंट जिसको हार्ट अटैक वगैरह आ रहा है, मान लो क्लॉट की वजह से, तो उसमें आपको ब्लड को थीन करना है, मतलब आपको जो क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है उस क्लॉट को रोकना है आपको। तो आपने क्या किया कि वारफरिन पेशेंट को दे दिया। अब क्या होगा कि आपको पेशेंट को वारफरिन कितना देना है वो बहुत ही ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है। तो आपने वारफरिन पेशेंट को दिया, तो देखो ये क्या है, ग्रीन वाली लाइन, ये है फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट, इसके नीचे गया तो फेलियर ट्रीटमेंट, यानी कि ये कौन सी कॉन्सेंट्रेशन है, ये मिनिमम थेरेपेटिक कॉन्सेंट्रेशन है जो आपको प्लाज्मा में चाहिए। इसके नीचे गया तो फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट हो जाएगा, यानी कि वारफरिन किसी काम का नहीं है इसके नीचे। और ये रेड वाली लाइन क्या है, ये रेड वाली लाइन है कि यहाँ से ऊपर जाने के बाद टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि यहाँ से ऊपर जाओगे तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, पेशेंट मर ही जाएगा, ठीक है। तो आपको प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों रेंज के बीच में रखना है, ठीक है। चलो इतना तो आप समझ गए, यानी कि आपने पेशेंट को वारफरिन दिया और इस कॉन्सेंट्रेशन के बीच में पेशेंट था। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि सपोज कोई एक्स्ट्रा दवाई आपको देनी पड़ी पेशेंट को, सपोज पेशेंट को टीबी हो गया, क्या बोल रहे हो सर, सपोज पेशेंट को टीबी हो गया
और उस केस में आपको पेशेंट को क्या देना पड़ेगा, आइसोनायाजाइड देना पड़ेगा। अभी सिखाया आपको आइसोनायाजाइड क्या है, एक शिफ्ट ड्रग है, याद करो आइसोनायाजाइड वाज अ शिफ्ट ड्रग। आई से क्या था आइसोनायाजाइड, तो ये एक टीबी एंटी टीबी ड्रग है, मतलब ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में हम आइसोनायाजाइड पेशेंट को देते हैं। अब सुनो, जो ये आइसोनायाजाइड है ना, ये क्या है, एक एंजाइम, ये क्या करते हैं एंजाइम को, इट स्टॉप द मेटाबॉलिज्म। कैसे, बिकॉज इट इज़ अ एंजाइम इनिबिटर। कौन सा एंजाइम इनिबिटर, इट इज़ अ CYP एंजाइम इनिबिटर। सर ये क्या बातें कर रहे हो, अभी सिखाता हूँ आपको। याद करो, ये जो वारफरिन था ये किससे मेटाबोलाइज होता था, तो वारफरिन मेटाबोलाइज होता था सर CYP2C9 से, यानी कि वारफरिन किससे मेटाबोलाइज हो रहा है, इससे। अब मैं आपसे ये पूछूं कि इस एंजाइम की एक्टिविटी अगर बढ़ गई, इस एंजाइम की एक्टिविटी अगर बढ़ गई तो वारफरिन ज़्यादा मेटाबोलाइज होगा, तो वारफरिन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसकी एक्टिविटी बढ़ गई तो वारफरिन की मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगी, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा वारफरिन का, कम हो जाएगा। ठीक है, चलो सिमिलरली अगर मैं इस एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज कर देता हूँ, यानी कि ये एंजाइम काम ही नहीं करेगा, तो वारफरिन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके मेटाबॉलिज्म रुक गई। समझे ना। चलो अब सुनो, सिमिलरली अगर हमने वारफरिन दिया है, उसके साथ में हमने आइसोनायाजाइड दे दिया जो कि एक एंजाइम इनिबिटर है, तो अब ये तो एंजाइम को इनिबिट कर देगा। कौन से एंजाइम को, CYP एंजाइम को। तो आइसोनायाजाइड ने CYP एंजाइम को क्या कर दिया, इनिबिट कर दिया। उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म ऑफ द वारफरिन रुक गई, उसकी वजह से प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वारफरिन क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि ये जो नॉर्मल यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन था वो क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि टॉक्सिसिटी आ गई। तो इस केस में क्या होगा, टॉक्सिसिटी आ जाएगी। और मैंने अभी आपको बताया टॉक्सिसिटी होगा तो क्या होगा, कमेंट करके बताओ। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कोई ऐसा दवाई दे दूँ जिसकी वजह से क्या होगा कि CYP एंजाइम इंड्यूस हो जाएगा, यानी कि मतलब क्या, CYP एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। CYP एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई तो क्या होगा, ये ड्रग को ज़्यादा मेटाबोलाइज करेगा, इट विल इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म। उसकी वजह से प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वारफरिन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से थेरेपेटिक फेलियर होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ थेरेपेटिक फेलियर होगा तो पेशेंट के साथ क्या होगा, कमेंट करके बताना। ठीक है, सो दिस इज द इंट्रैक्शन ऑफ द ड्रग्स। देखो मैंने आपको ये यहाँ पे लिख के बता दिया है कि सपोज ये आपने ग्राफ समझ लिया ना, कि अगर ये देखो ये है मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन, ये मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, और इसके बीच में हमें क्या करना है, मेंटेन करना है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन जब हम कर रहे हैं तो अगर उसमें एक्स्ट्रा कुछ हमने डाल दिया, कोई एक्स्ट्रा दवाई डाल दी, तो वो कैसे वैरी करता है। देखो अगर हमने एंजाइम इंड्यूसर डाला है, एंजाइम इंड्यूसर का मतलब क्या, जो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ा दे। सो एंजाइम इंड्यूसर विल इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द CYP एंजाइम्स। उसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, जो हमारी ड्रग की प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन थी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसकी वजह से थेरेपेटिक फेलियर आ सकता है ना। अगर हमने एंजाइम इनिबिटर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो एंजाइम इनिबिटर है वो क्या करेगा, एक्टिविटी ऑफ द CYP एंजाइम को डिक्रीज कर देगा। जैसे एक्टिविटी ऑफ CYP एंजाइम डिक्रीज हुई, उसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं, एंजाइम काम ही नहीं कर रहा। उसकी वजह से प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से हमें टॉक्सिसिटी मिलेगी। ठीक है, सो दीज आर द इंट्रैक्शंस। अब सुनो, हमने वो सारे ड्रग के नाम वगैरह याद कर लिए यहाँ पे, बीटा ब्लॉकर, सर एंटी एंजाइनर, ये फलाना टिमकाना सब याद कर लिया। अब हमें ये याद करना है कि कौन सा एंजाइम, कौन सा ड्रग बेसिकली एंजाइम को इंड्यूस करता है और कौन सा ड्रग बेसिकली एंजाइम को इनिबिट करता है, यानी कि CYP एंजाइम्स को। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको समझा देता हूँ कि देखो पहले इंड्यूसर्स का मतलब समझो। तो आपको पता है स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म इज़ वेरी डेंजरस। तो आपको ये देखो, क्रॉनिक स्मोकर्स एंड क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होती है। क्यों, क्योंकि उनका एंजाइम पहले से इंड्यूस होता है, यानी कि उनका जो CYP एंजाइम है वो पहले से ज़्यादा काम करता है। तो सपोज कोई दो पेशेंट्स है, क्या बोल रहे हो सर, दो पेशेंट है, पेशेंट नंबर 1 एंड पेशेंट नंबर 2। ये क्या करता है, स्मोकिंग करता है। आपको समझाता हूँ ना, ये क्या करता है, स्मोकिंग करता है, ये कुछ नहीं करता, नॉन। ठीक है, अगर सपोज आपको इन दोनों को क्या हो गया, कोई एक बीमारी हुई, ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो गया, आप दोनों को एक एंटीबायोटिक दे रहे हो। ठीक है, इन दोनों क्या कर रहे हो, एंटीबायोटिक दे रहे हो। इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 100 मिलीग्राम, ठीक है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी है, 100 मिलीग्राम, जो कि नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है। अब मुझे आप ये बताओ, क्या ये पेशेंट जो कि स्मोकिंग कर रहा है और ये जो पेशेंट जो स्मोकिंग नहीं कर रहा, क्या इन दोनों में सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दवाई दोगे? नहीं, दोनों में सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दवाई काम नहीं करेगी। इसमें जो है ना दवाई काम कर जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल पेशेंट है ना, और ये कुछ नहीं करता, तो इसमें हम नॉर्मल डोज देंगे।
पर जो हमारा स्मोकिंग वाला पेशेंट है इसमें क्या है, एंजाइम जो CYP एंजाइम है, CYP एंजाइम्स ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। तो ये क्या करेंगे, इस दवाई की मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस दवाई की मेटाबॉलिज्म जो इधर है ना, ये वाली, इस वाली केस में दवाई की मेटाबॉलिज्म स्लो होगी क्योंकि इसके एंजाइम्स जो CYP एंजाइम्स है वो नॉर्मल लेवल पे काम करते हैं, पर यहाँ पे एंजाइम्स से बहुत फास्ट लेवल पे काम करेंगे तो इस दवाई को बहुत ही जल्दी मेटाबोलाइज कर देंगे। तो जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन हमें अचीव होनी थी वो अचीव नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे ये 100 mg का दवाई इस पेशेंट में काम नहीं करेगा, इसलिए ये पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, दवाई की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के 150 mg करनी पड़ेगी, या फिर हो सकता है 250 करनी पड़े या फिर 350 करनी पड़े। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी कॉन्सेंट्रेशन पे हमें वो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन मिले ताकि हम उस बैक्टीरिया से लड़ पाए। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ द दिस ड्रग इंट्रैक्शन। चलो इतना तो समझ आया होगा ना यार। ना अब आपको याद क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। पहला कैसे याद करोगे, जैसे मैंने कैसे याद किया है, एंजाइम को इंड्यूस कौन करता है, यानी कि मैंने ऐसे सोचा है कि कौन कौन से पेशेंट में मुझे ज़्यादा दवाई की डोज देनी पड़ेगी। ठीक है, कौन से, एक तो पहले स्मोकर्स, राइट, दूसरे जो पहले बहुत ज़्यादा दारू पीते, इन दोनों केस में क्या होगा, दवाई कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी पड़ती है। दूसरा ये जो ग्रीशियोफल्विन है ना, ये एंटी फंगल दवाई है। ठीक है, बेसिकली आजकल तो हम ये देते भी नहीं है क्योंकि हमें 2 से 3 महीने देना पड़ता है इस दवाई को, और इतना तो कोई खाएगा नहीं। और अगेन ये बिल्कुल बहुत ही उल्टा काम करते हैं। ठीक है, बाद में समझाऊंगा ग्रीशियोफल्विन एल्कोहलिज्म के साथ क्यों नहीं देते। डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन होता है इन दोनों केस में, तो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी छोड़ो। तो ये ग्रीशियोफल्विन हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, ये बार्बिचूरेट्स। तो जब हम CNS वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें 2 मेन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। एक बेंजोडायजेपिन जो अभी मैं आपको बता रहा था रेक्टल रूट से देते, दूसरा ये फिनोबार्बिटॉन जिसको हम बार्बिचूरेट्स भी बोलते हैं। एक्चुअली बार्बिचूरेट्स क्लास का नाम है, फिनोबार्बिटल एक दवाई का नाम है। ठीक है, तो फिनोबार्बिटल, उसके बाद फेनिटोइन, अगेन सीजर वाले पेशेंट्स में हम देते हैं। ये रिफैम्पिसिन, अगेन ये टीबी वाला ड्रग है, और रिफाब्यूटिन ये भी टीबी वाला ड्रग है, बट बेसिकली हम लेप्रेसी के केस में देते हैं। सो ये भी हम कहाँ देते हैं, सीजर के केस में देते हैं। सो दीज आर द ड्रग्स जो कि एंजाइम इंड्यूसर्स हैं, यानी कि अगर हम किसी भी ड्रग को इनके साथ मिलाते हैं तो क्या होगा, ये दूसरे ड्रग का क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म बढ़ा देंगे और उनकी थेरापेटिक फेलियर हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे याद करना है, एक दारू पीने वाला, एक स्मोकिंग करने वाला, एक फंगल का ग्रीशियोफल्विन, ठीक है, एक CNS में 2 इंपॉर्टेंट ड्रग है, एक बेंजोडायजेपिन और एक फिनोबार्बिटॉन। तो फिनोबार्बिटॉन वाला, ठीक है। दूसरा फेनिटोइन और ये कार्बामेज़ेपिन, ये दोनों क्या है, सीजर वाले ड्रग्स है। एक है लेप्रेसी वाला ड्रग जो रिफाब्यूटिन बोलते हैं, और एक है आइसोनाइजर बोल रहा हूँ, रिफैम्पिसिन जिसको हम बोलते हैं टीबी वाला ड्रग। ठीक है, तो ये वाले इतने ड्रग्स हैं। तो आप ऐसे याद कर लो कौन सा ड्रग किस में देते हैं, उसके हिसाब से नाम याद करना। मुझे पता है इसको याद करने में आपसे 2 से 3 महीने लग जाएंगे, ऐसे याद नहीं होने वाला, बट कीप इन माइंड। ठीक है, नाउ इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं। सो इनहिबिटर्स का मतलब क्या, ये क्या करेंगे, CYP को इनहिबिट कर देंगे, यानी कि CYP एंजाइम को काम करने नहीं देंगे। तो क्या होगा, अगर आप CYP एंजाइम को काम करने नहीं दोगे तो क्या होगा, उस केस में जो आपकी ड्रग की मेटाबॉलिज्म थी वो नहीं होगी, यानी कि ड्रग का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, यानी कि उसकी वजह से टॉक्सिसिटी आएगी। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, टॉक्सिसिटी आएगा। इसको कैसे याद करना, पहले 2 क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, और ये दोनों तो इतने इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि इनका एक सेम साइड इफेक्ट आता है जब हम बच्चों में देते हैं, या फिर बेसिकली जब फीमेल में देते हैं जो प्रेग्नेंट होती है, तो बच्चों में पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है। तो इन दोनों का एक साइड इफेक्ट है, जैसे मैंने याद किया है। मतलब मुझे भी पहले याद नहीं होता था, पर धीरे धीरे जब मैंने सिस्टमिक चैप्टर्स वगैरह पढ़े, वहाँ पे इनके साइड इफेक्ट के हिसाब से मैंने याद किया है। तो मैंने बेसिकली कैसे याद किया है, इन दोनों का कॉमन साइड इफेक्ट होता है। फीमेल पे, जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसको देने के बाद क्या होगा, पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है न्यूबॉर्न में, मतलब जो बच्चा नया पैदा हुआ है उनमें ये होता है। तो वैसे मैंने याद किया है ना। कीटोकोनाजोल एंड फ्लूकोनाजोल बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज ड्रग है। ये एंटी फंगल ड्रग है, मतलब एंटी फंगल मतलब फंगल इन्फेक्शन के केस में देते हैं। देखो ये भी एंटी फंगल है, बट दिस इज़ नॉट गिवन कॉमनली, क्योंकि इसके वजह से इस वाले पेशेंट में रिएक्शन हो जाता है। तो कीटोकोनाजोल एंड फ्लूकोनाजोल ये तो आपके जुबान पे होना चाहिए। तो कीटोकोनाजोल फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल फ्लूकोनाजोल, दीज आर द एंजाइम इनहिबिटर्स। ओके, मेट्रोनिडाजोल, कोई भी पैरासिटिक इन्फेक्शन हो, गिव मेट्रोनिडाजोल, मोस्ट कॉमन दवाई जो हम यूज़ करते हैं आजकल। और इवन कि जो आप PSM में पढ़ोगे कि मास
क्या बोलते हैं उसको, अगर किसी मास मतलब बहुत सारे पॉपुलेशन में देना होता है तो हम मेट्रोनिडाजोल ही देते हैं, ठीक है। बेसिकली पैरासाइट से क्या करता है, बचाता है हमें ना। वैल्प्रोइड, अच्छा वैल्प्रोइड को कैसे याद करना है आपको, जब आप CNS वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, ठीक है, उसमें एक चैप्टर आएगा आपको, एक टॉपिक आएगा एपिलेप्सी। तो उस एपिलेप्सी की जितनी भी दवाइयाँ हैं ना, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, वो सारे क्या करते हैं, एंजाइम्स इनिबिटर से वो सारे क्या हैं, एंजाइम इंड्यूसर से। वो सिर्फ वैल्प्रोइड ही ऐसा है जो कि एंजाइम इनिबिटर है। देखो अभी हम इनिबिटर पढ़ रहे हैं ना, तो वैल्प्रोइड अमंग ऑल द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ओनली वैल्प्रोइड इज एंजाइम इनिबिटर्स, रेस्ट ऑल आर द एंजाइम इंड्यूसर्स। अच्छा, अभी आपको ये समझ नहीं आएगा क्योंकि आपको ना एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में पता ही नहीं है। मैं अगर आपसे बोलो टोपिरामाइड बताओ, ठीक है, तो आपको पता ही नहीं टोपिरामाइड क्या है, तो एक्चुअली एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। तो जब आप CNS वाला चैप्टर पढ़ लोगे, उसके बाद आपको ये वाली लाइन समझ आएगी कि मैं क्या बोल रहा था। मैं ये बोल रहा था उस वक्त, याद करना कि सारे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग क्या हैं, एंजाइम इंड्यूसर हैं, एक्सेप्ट वैल्प्रोइड जो कि एंजाइम्स इनिबिटर है, ठीक है। अगेन अब देखो, ये आइसोनाइजाइड का भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो आइसोनाइजाइड TB वाला ड्रग है, ठीक है, और ये रिफैम्पिसिन भी क्या है, TB वाला ड्रग है। तो आइसोनाइजाइड I से स्टार्ट होता है और ये R से स्टार्ट होता है। तो याद रखना है इनमें, ठीक है, डिफरेंस कि आइसोनाइजाइड क्या है, एंजाइम इनिबिटर है, ठीक है, I से I, और ये क्या है, एंजाइम इंड्यूसर है। ओके चलो, ओके ओमिप्राजोल रेमिट इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, छोड़ो ये सब भी छोड़ो। ये एम्यूडारोन अभी आपको सिखा देना उस वक्त, एम्यूडारोन एंटी एरिथमिक ड्रग ना। तो यहाँ पे अच्छा ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये मैंने पहले ही सिखा दिया है आपको। तो अभी हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, गला दर्द होने लगता है यार। चलो बाय।